लास्ट लेक्चर में हमने परक्विजिट्स ही कंटिन्यू किए थे। बुक बंद कर दो पहले तो। अब परक्विजिट्स के अंदर पहले तो याद करो थोड़ा सा, ईसॉप करके हमने पढ़ा था। ईसॉप में कैसे टैक्स लगता है, मार्केट वैल्यू ले लो और उसमें से माइनस कर दो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई, तो आपको बैलेंस मिल जाएगा जो परक्विजिट वैल्यू होगा। सेकेंड परक्विजिट टी कॉफ़ी एंड स्नैक्स क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम। फिर उसके बाद लंच जो है उसमें आपको एग्जम्पशन मिलेगा कितना, पर मील पर डे। एंड ये जो एग्जम्पशन है वो आपको मिलेगा ओनली अंडर ऑप्शनल स्कीम, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद गिफ्ट, मॉनिटरी गिफ्ट अगर हुई तो फुल्ली टैक्सेबल, नॉन मॉनिटरी गिफ्ट अगर हुई तो उसमें दो व्यूज़ थे। 5,000 से कम है तो एग्जेम्प्टी है, 5 से बड़ा तो एज पर व्यू नंबर 1 एक्सेस अमाउंट इज टैक्सेबल एंड एज पर व्यू नंबर 2 एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल। मैंने आपको पहले भी बोला है कि इंस्टीट्यूट कौन सा व्यू फॉलो करता है, व्यू नंबर 2, और व्यू नंबर 1 जो है उसके ऊपर नोट आती है। सो आप भी व्यू नंबर 2 जो है वही फॉलो करना। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ मूवेबल असेट करके डिस्कस किया था। अगर कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन या टेलीफोन है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। मोटर कार के केस में अलग से आप लोगों को एक परक्विजिट सिखाया गया था, सो वो परक्विजिट्स जो है वो अपने को रेफर करना है मोटर कार के लिए। एंड एनी अदर असेट में दो पार्ट्स थे, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई। उसके बाद हमने नेक्स्ट परक्विजिट जो डिस्कस किया था वो था सेल ऑफ मूवेबल असेट। सेल ऑफ मूवेबल असेट के अंदर फर्स्ट यू विल टेक एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट में से आप माइनस करोगे डेप्रीसिएशन, तो आपको WDV मिल जाएगा और उसमें से भी आप माइनस करोगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई। डेप्रीसिएशन जो है वो आप लोगे ओनली एंड ओनली फॉर कंप्लीटेड ईयर्स। अब डेप्रीसिएशन के रेट्स क्या थे, तो कंप्यूटर एंड रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में 50% और मेथड क्या थी, नेक्स्ट मोटर कार के केस में रेट था, मेथड WDV, एंड लास्ट एनी अदर असेट रेट एंड मेथड SLM। फिर उसके बाद अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया है तो क्रेडिट कार्ड के केस में आप टोटल एक्सपेंस देखोगे एम्प्लॉयर ने कितना किया और उसमें से माइनस कर दोगे ऑफिशियल यूज़ और माइनस कर दोगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई। अगर वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वॉचमैन, सर्वेंट एक्सेट्रा प्रोवाइड किया है तो फिर भी सिंपल रूल है क्या, एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई। फिर उसके बाद कल हमने अकोमोडेशन वाला परक्विजिट किया था। अकोमोडेशन वाला परक्विजिट आप याद करो तो उसमें प्रोविज़न ऐसा था कि पहले आप निकालो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। अगर समझो फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को तो यू ऐड फर्निशिंग चार्जेस, एंड अगर अमाउंट कोई भी रिकवर हो रहा है फ्रॉम एम्प्लॉई तो वो लेस कर देना। अब फर्निशिंग चार्जेस में कितना ऐड करना है तो वो डिपेंड करेगा कि असेट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हुआ तो 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर हुआ तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई। अब वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो कितने पे टैक्स लगेगा तो वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जिसको हम बोलते हैं लाइसेंस फीस, जो कौन डिटरमाइन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अगर अदर एम्प्लॉई है तो आप चेक करोगे कि वेदर इट इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर जो अकोमोडेशन दिया है या फिर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लेके आपको दिया। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो क्या चेक करोगे, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर 40 लाख से ज़्यादा है 10% ऑफ सैलरी। पॉपुलेशन अगर 15 लाख से ज़्यादा है और 40 लाख तक है तो, एंड लेस देन और इक्वल टू 15 लैक्स है तो, पॉपुलेशन आपको 2011 सेंसस के हिसाब से देखना है। एंड अगर दिस
अकोमोडेशन इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लो। सैलरी का मतलब क्या लेना है, तो अब उसमें अलग से पूरा डेफिनेशन था। मैं आपको कुछ चीज़ें पूछता जाता हूँ, आप बताओ सैलरी में आएगा कि नहीं। बेसिक सैलरी, डीए टर्म्स, नॉट इन टर्म्स, फिर एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, नॉर्मल लमसम कमीशन, अलाउंसेस, ओनली टैक्सेबल अमाउंट आएगा, बराबर। कोई भी परक्विजिट नहीं आएगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ मोर देन 12% and interest credited to RPF more than 9.5%, because all this are your separate bank accounts, ये कोई आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट नहीं है। होटल अकोमोडेशन कल हमने डिस्कस किया था। अगर आपको होटल के अंदर स्टे दिया गया है फॉर ऑफिशियल पर्पस तो इट इज निल, आपको टैक्स नहीं लगेगा। इफ इट इज अ ट्रांसफर हो रहा है, एंड अगर ट्रांसफर हो रहा है फॉर 15 डेज, अगर आपको होटल में रखा है ट्रांसफर के वक्त, तो भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर समझो आपका स्टे 15 दिन से बढ़ गया तो आपको टैक्स लगेगा, पर फुल अमाउंट पे लग जाएगा, मतलब जितने भी दिन आप थे उतने दिन, ठीक है। और कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा, 24% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड टू होटल विच एवर इज लोअर माइनस अमाउंट पेड। एंड कोई अदर पर्पस के लिए अगर आपको होटल में स्टे दिया है तो सेम 24% पर। अब डबल अकोमोडेशन, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको टाइम दिया है 90 डेज का। 90 डेज तक हम आपको टैक्स दोनों में से किसी भी एक ही अकोमोडेशन पे लगाएंगे। दोनों में से टैक्स जो है हम किसी भी एक ही अकोमोडेशन पे लगाएंगे, और 90 डेज के बाद हम आपको टैक्स दोनों पे लगाना स्टार्ट करेंगे। फिर मोटर कार परक्विजिट करके डिस्कस किया था कल। मोटर कार में मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि पहले ये देखो कि एम्प्लॉयर से क्या मिल रहा है, वही आपके लिए कि नहीं से बेनिफिट हुआ पहले तो। अब आप चेक करो कि मोटर कार किस पर्पस के लिए यूज हुई है। इफ इट इज यूज्ड फुल्ली फॉर ऑफिशियल पर्पस देन परक्विजिट वैल्यू इज निल, उसमें कुछ देखना ही नहीं है फिर तो। इफ इट इज यूज्ड फुल्ली फॉर पर्सनल पर्पस, तो आप चेक करो, अगर मोटर कार एम्प्लॉयर ने दी है तो मोटर कार के लिए कितने पे टैक्स लगेगा, 10% पर एनम ऑफ। एंड अगर मोटर कार एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लेके आपको दी है तो हायर चार्जेस। फिर अगर आरएनएम एक्सपेंस एम्प्लॉयर ने पे किए तो वो ऐड करो, अगर ड्राइवर सैलरी एम्प्लॉयर ने पे की है तो वो भी ऐड करो, एंड माइनस क्या करोगे, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई। अगर कार यूज हो रही है पार्टली फॉर ऑफिस पर्पस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस, तो उसके अंदर दो पार्ट्स थे। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉई, पहला पार्ट एम्प्लॉई था। अच्छा, अब आरएनएम एक्सपेंस अगर एम्प्लॉयर ने किया एंड ड्राइवर सैलरी अगर एम्प्लॉयर ने दी, तो अब आप क्या करोगे, टोटल ले लोगे, उसमें से आप माइनस करोगे क्या, ऑफिशियल अमाउंट। ना ऑफिशियल अमाउंट फॉर आरएनएम एक्सपेंस इज लेस देन और इक्वल टू 1600 सीसी अगर हुआ कार का तो 1800 पर मंथ, एंड अगर कार का सीसी इज मोर देन 1600 तो फिर, एंड ड्राइवर सैलरी, एंड इफ कार इज ओन्ड बाय, तो उसमें दो पार्ट्स थे, एक्सपेंस बाय एम्प्लॉई एंड एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर। अब इधर आपको क्या दिया याद करो, डायरेक्टली पीवी दिया हुआ है, परक्विजिट वैल्यू, और आपको कितने पे टैक्स लगेगा, फर्स्ट केस व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय एम्प्लॉई तो फिर 600 रुपया या 900 रुपए पे, एंड इफ एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर देन 1800 एंड 2400। ड्राइवर सैलरी अगर मैंने पे की तो 900, वो कॉमन था दोनों जगह पे। उसके बाद हमने मेडिकल परक्विजिट भी किया डिस्कस। मेडिकल परक्विजिट में आप ये चेक करोगे तो पहले तो ट्रीटमेंट कहाँ हुआ है, इंडिया के आउटसाइड। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में मेडिकल अलाउंस दिया है तो
तो फुल्ली टैक्सेबल, उधर कोई प्रोविजन नहीं है, फिर डायरेक्टली टैक्स कर दो आउटर कॉलम। अगर मेडिकल फैसिलिटी है या रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस है, तो फिर इंडिया में अगर ट्रीटमेंट हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल या फिर कोविड के रिलेटेड, फुल्ली एग्जेम्प्ट, एंड अदर्स केसेस में इट इज टैक्सेबल। अच्छा, अब यहाँ पे जो एग्जम्पशन मिलता है वो तभी मिलता है जब ट्रीटमेंट एम्प्लॉई का होगा या एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स का होगा। फिर उसके बाद आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट का खर्चा एंड स्टे का खर्चा इज एग्जेम्प्ट एज पर आरबीआई लिमिट, एंड जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल है उसके लिए आप जीटीआई चेक करोगे, और जीटीआई अगर लेस देन और इक्वल टू तो एग्जेम्प्ट, नहीं तो वो फुल्ली टैक्सेबल। ट्रीटमेंट एक जन का होगा, ट्रैवल एंड स्टे 2 जन का होगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो ट्रीटमेंट कहाँ हुआ है, इंडिया में, और कौन सी हॉस्पिटल में, अदर हॉस्पिटल में, और क्या कर देंगे हम, फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे। एंड उसके बाद अगर ये अपना पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी प्रीमियम एम्प्लॉयर भरता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। अगर मेडिक्लेम प्रीमियम एम्प्लॉयर भरता है हेल्थ इंश्योरेंस तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और लाइफ इंश्योरेंस भरता है तो वो टैक्सेबल। आया याद आप लोगों को? चलो, अब नेक्स्ट परक्विजिट जो हमें डिस्कस करना है वो कौन सा है, एजुकेशन परक्विजिट। अब देखो, अगर क्वेश्चन में आपको एजुकेशन अलाउंस वर्ड आ गया, अलाउंस, ये वाला पार्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो कौन सा पार्ट आएगा, नोट नंबर 1। अलाउंस जब भी वर्ड आएगा ना तो नोट नंबर 1 के प्रोविजंस लगाने हैं। अब यहां पे ध्यान दो, एजुकेशन कि अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है कि रीइंबर्समेंट हो रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। फैसिलिटी का मतलब क्या, तो बिल जो है ना, बिल एजुकेशन के रिलेटेड जो भी इनवॉइस बना होगा वो किसके नाम पे है, एम्प्लॉयर के नाम पे, दैट इज अ फैसिलिटी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉयर है, समझो मेरी खुद की एक स्कूल है, और जो एम्प्लॉई है उसके बच्चे वो स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, और मैं आपसे फीस नहीं चार्ज कर रहा हूं या कम चार्ज कर रहा हूं, तो अब क्या नहीं से इट इज अ फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। या फिर समझो मैंने किसी स्कूल के साथ टाई अप किया है और बोला है कि मेरे यहां पे जितने भी एम्प्लॉयज है उसके बच्चे वहां पढ़ने आएंगे, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है वहां पे भी क्या हो चुका है, इट्स अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड, क्योंकि बिल मेरे नाम पे आएगा। और रीइंबर्समेंट में क्या होता है कि पर्सन पहले पे कर देता है, समझो आपने कहीं पे पहले एजुकेशन के लिए पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने उसके बाद आपको वो पैसा दिया, दैट इज रीइंबर्समेंट। अब आपको है ना ये चेक करना है ये प्रोविजन के अंदर कि एजुकेशन का फैसिलिटी दिया गया है एम्प्लॉई को कि रीइंबर्समेंट है, ये कैसे पता चलेगा, तो आपको देखना पड़ेगा बिल किसके नाम पे आ रहा है। अगर बिल एम्प्लॉयर के नाम पे है देन इट्स अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एंड अगर बिल एम्प्लॉई के नाम पे है देन इट इज रीइंबर्समेंट, अगर एम्प्लॉयर ने पैसा दिया है तो। अब आपको ये प्रोविजन के अंदर क्या चेक करना है, तो ये प्रोविजन के अंदर आपको चेक करना है कि एजुकेशन मिल किसको रहा है, कौन एजुकेशन ले रहा है वो आपको चेक करना है। और यहां पे एजुकेशन का मतलब कोई भी टाइप का एजुकेशन हो चुका, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्कूल ही हो या कॉलेज ही हो, कोई भी टाइप का आप कोर्स परस्यू करो, दैट इज एजुकेशन। अब ध्यान से सुनना, समझो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने आपको क्या बोला कि एक टैली करके सॉफ्टवेयर है वो आप सीख के आओ। अब आप गए एक इंस्टीट्यूट के अंदर जहां पे आपने टैली सॉफ्टवेयर सीखा, बट अब वो इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट उसको आपने क्या बोला कि बिल जो है ना, बिल वो एम्प्लॉयर के नाम पे बना देना। सो मैंने ही आपको बोला था बिल मेरे नाम पे ले लेना, वो इंस्टीट्यूट में मैं पेमेंट कर दूंगा डायरेक्टली। या फिर मैंने बोल दिया ये इंस्टीट्यूट में जाओ, मैं पेमेंट कर रहा हूं, आप वहां से टैली सीख के आओ। क्या है ये, इट्स अ फैसिलिटी। बट इसमें आज टैली कौन सीख रहा है, एम्प्लॉई सीख रहा है, मतलब एजुकेशन किसको मिला, एम्प्लॉई को मिला।
एम्प्लॉई को अगर एजुकेशन मिला ना तो क्या हो जाएगा, बोलो, एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉई को अगर एजुकेशन मिला तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। सो एम्प्लॉई को एजुकेशन मिला तो गवर्नमेंट को भी पता है कि ये एजुकेशन मिला तो उसका जो भी नॉलेज होगा कहने से वो कहीं ना कहीं ऑफिस में ही यूज होने वाला है। सो वो क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट, सो द टैक्स नहीं। अब अगर फैसिलिटी किसको दी गई है, बोलो, बच्चों को दी गई है, बच्चों को, एम्प्लॉई के बच्चों को दे दिया है क्या, एजुकेशन। अब ये मैंने आपको जैसे बोला कि समझो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है विच इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ एम्प्लॉयर का टाई अप है, तो दैट इज अ फैसिलिटी। अब बच्चों के केस में ना, बच्चों के केस में प्रोविजन जरा देखो कैसा है, आप लोगों को मार्केट वैल्यू लेनी है ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन। बोलो क्या लेना है, मार्केट वैल्यू लेना है ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन, और उसमें से आपको माइनस करना है क्या, स्टैंडर्ड एग्जम्पशन, कितना, 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, वो माइनस करना है और लेस करना है अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आपको जो बैलेंस मिलेगा दैट इज योर परक्विजिट वैल्यू। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, समझो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयर की खुद की एक स्कूल है, समझो ABC करके एक स्कूल है। ये स्कूल किसकी है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई जो है वो है मिस्टर कलेश, जिसके कितने बच्चे हैं, 3। अब जो छोटा कलेश 1 है वो पढ़ रहा है समझो 5th स्टैंडर्ड में, और 5th स्टैंडर्ड की ABC जो स्कूल है ना उसकी फीस है 5000 पर मंथ। छोटा कलेश 2 जो है वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, जिसकी फीस है 3000 रुपीज पर मंथ। एंड जो लास्ट है छोटा कलेश 3, वो 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है एंड उसकी फीस है 900 पर मंथ। अब ये फीस है। अब तुम देखो एम्प्लॉई को क्या बोला गया है पता है, कि एम्प्लॉई तुझे ना, तुझे हर एक बच्चे के लिए 100 रुपया ही देना है, अमाउंट रिकवर्ड कितना, 100 पर मंथ, 100 पर मंथ, 100 पर मंथ, 100 रुपया ही देना है तुझे हर एक बच्चे के लिए। अब एम्प्लॉई को यहां पे फायदा हुआ, अब फायदा हुआ तो अब एम्प्लॉय को हम कैसे टैक्स लगाएंगे, तो प्रोविजन क्या बोल रहा है कि आप है ना ऐसा ही सिमिलर स्कूल या सिमिलर इंस्टीट्यूट देखो कि वो इंस्टीट्यूट की फीस कितनी है। अब समझो वही लोकेलिटी में देयर इज वन मोर स्कूल XYZ। अब ये XYZ कितनी फीस चार्ज कर रहा है, समझो XYZ 5th स्टैंडर्ड की फीस जो चार्ज कर रहा है वो है 5500 पर मंथ, 4th की फीस है 2800 पर मंथ एंड 2nd की फीस है 800 रुपीज पर मंथ। अब हम एम्प्लॉई को यहां पे टैक्स लगाएंगे, बट कैसे टैक्स लगाएंगे, तो ध्यान से सुनो, सबका ध्यान यहां पे। पहला जो बच्चा है उसकी फीस 5500 हम पर मंथ लेंगे, आपको सिमिलर इंस्टीट्यूशन की फीस जो है ना वो लेनी है। आपको यह देखना है कि एम्प्लॉय का फायदा कितना हुआ, तो उसके लिए सिमिलर इंस्टीट्यूशन की फीस लो, और इसमें से हम एम्प्लॉय को एक बेनिफिट देंगे क्या, 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, माइनस करो 1000 रुपीज एंड माइनस करो इसमें से क्या, 100 रुपीज जो एम्प्लॉय पे कर रहा है। सो कितना बच गया, 4400 इंटू 12। सो ये आपका हो चुका पहले बच्चे का टैक्सेबल अमाउंट। CK2 जो है उसके लिए 2800 फीस लो पर मंथ, वापस से कितना माइनस करो, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, वापस से इसमें से 100 माइनस करो, कितना बचा
1700 बचा इंटू 12 जो भी आया वो टैक्सेबल। एंड तीसरा जो बच्चा है उसके लिए 800 ले लो और माइनस भी कितना करो 800, जीरो, कोई भी अमाउंट पे टैक्स नहीं। 1000 से कम अगर एजुकेशन का वैल्यू है तो कहना ही से एग्जम्प्ट हो जाएगा वैसे तो। अब ध्यान से सुनना, आपको फीस वो इंस्टीट्यूट की नहीं देखनी है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको फीस कौन से इंस्टीट्यूट की देखनी है, सिमिलर इंस्टीट्यूशन की। अब एक मिनट, अब इसके अंदर भी है ना दो व्यूज हैं, ये जो मैंने पढ़ा है ना दैट इज व्यू नंबर 1। व्यू नंबर 1 क्या बोल रहा है कि अगर मार्केट वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इज अप टू 1000 then it is exempt। if it is beyond 1000 excess amount is taxable। बोलो what is taxable? excess amount। और व्यू 2 क्या बोलता है कि अगर 1000 से कम है मार्केट वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी ऑफ सिमिलर इंस्टीट्यूशन देन इट इज exempt, और अगर 1000 से बड़ा देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। मतलब व्यू नंबर 2 के हिसाब से CK1 जो है ना उसका फीस कितना है बोलो 5000। क्या ये फीस 1000 से ऊपर है? तो अब तुम्हें हम 1000 माइनस करने, सिर्फ हम तुम्हें 100 रुपया माइनस करने देंगे 5400 इंटू 12। CK2 जो है उसमें 2800 फीस है, वापस से 1000 के ऊपर गया पूरा टैक्स हो जाएगा, सिर्फ इसमें से 2700 इंटू 12। सिर्फ तीसरे बच्चे का 800 है, 1000 से कम है, आपको पूरा मिल जाएगा, इधर आपको टैक्स नहीं आएगा। ये बैठा दिमाग में बैठा आपके? सेम अपना वो गिफ्ट की तरह, अरे गिफ्ट में किया था ना 5000 के ऊपर गया तो फुल्ली टैक्सेबल, वैसा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन यह आ रहा है कि सर इंस्टीट्यूट क्या करता है? तो इंस्टीट्यूट हमेशा फॉलो करता है व्यू नंबर 2 और व्यू नंबर 1 के ऊपर नोट आ जाती है। सो आप जो व्यू फॉलो करना चाहो कर सकते हो। जब अपने को पता है कि व्यू 2 ही फॉलो कर रहा है इंस्टीट्यूट तो अपन भी वही व्यू फॉलो करेंगे। अब इसके ऊपर है ना एक MCQ रखा गया है। एक्चुअली में MCQ में इनको आंसर दोनों व्यूज के हिसाब से देना चाहिए, बट इन्होंने आंसर जो दिया है ना वो आपका तभी आएगा जब आप व्यू नंबर 2 फॉलो करोगे। व्यू नंबर 2 फॉलो करोगे तो ही तुम्हारा आंसर मैच होगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा तुम्हारा। और एक चीज सर, हम मार्केट वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन क्यों देखते हैं? सिमिलर इंस्टीट्यूशन का फीस क्यों देख रहे हैं हम लोग? तो सिमिलर इंस्टीट्यूशन का इसीलिए देख रहे हैं कि समझो मैं एम्प्लॉयर हूं, आप सब एम्प्लॉय हो, आप सबके बच्चे मेरी स्कूल में आ रहे हैं और मेरी स्कूल में ना आउटसाइडर्स अलाउड ही नहीं है समझो। तो कहने से मैंने कभी फीस रखी नहीं होगी। अब मेरी सपोज फीस ही नहीं है तो अब मैं हम कैसे टैक्स करें एम्प्लॉय को? तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि एक काम करो, मार्केट वैल्यू ले लो ऑफ सिमिलर इंस्टीट्यूशन। सो अगर एम्प्लॉयर ने शायद फीस फिक्स ही नहीं की है अपनी इंस्टीट्यूट की तो भी टेंशन नहीं। और फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एम्प्लॉयर जहाँ पे फिक्स कर रहा है वहाँ पे हम एम्प्लॉयर के हिसाब से लेंगे, जहाँ पे फिक्स नहीं कर रहा है तो हम सिमिलर इंस्टीट्यूशन, एक यूनिफॉर्मिटी भी तो रखना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया यू टेक मार्केट वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन। अब और एक चीज सीखने जैसी क्या है यहाँ पे कि 1000 रुपीज का जो आपको एग्जम्पशन मिलता है पर चाइल्ड, इधर ऐसा लिमिट नहीं है कि 2 बच्चों का ही मिलेगा। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल भी देखो 3 बच्चों का लिया है और तीनों में माइनस किया है, जबकि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो अपन ने पढ़ा था उसमें 2 बच्चे ही थे, 100 रुपीज एग्जम्पशन था। याद आया? उसके बाद अगर समझो एजुकेशन किसी अदर पर्सन को मिल रहा है, अदर पर्सन मतलब एम्प्लॉय का कोई भी रिलेटिव, जैसे ब्रदर के बच्चे हो गए, या समझो एम्प्लॉय का ही ब्रदर छोटा है तो एम्प्लॉय के ब्रदर को एजुकेशन मिला, तो फिर हम कैसे टैक्स करेंगे? सेम जैसे यहाँ पे सिखाया वैसा सेम इधर आ जाएगा। सिर्फ एक ही चीज, क्या? 1000 का वो स्टैंडर्ड जो एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगा। और अब अगर रीइंबर्समेंट हो रहा है बट एजुकेशन किसको मिला है?
एम्प्लॉई को मिला है, क्या हो जाएगा बोलो, और किसी अदर पर्सन को एजुकेशन मिला, अदर पर्सन में अब यहां पे चिल्ड्रंस इंक्लूडेड है, मतलब समझो एम्प्लॉई ने कहीं पे फीस पे कर दी और फिर एम्प्लॉई के एम्प्लॉयर ने उसको रीइंबर्स किया, बच्चों की फीस भर दी, इधर कोई 1000 का बेनिफिट नहीं, जितना रीइंबर्स हुआ उतना फुल्ली टैक्सेबल। सो यहां पे हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। बोलो समझा? ये कौन सा परक्विजिट कंप्लीट हुआ अपना? एजुकेशन परक्विजिट। चलो ये पहले कॉपी कर लो आप लोग। क्या है आंसर? 79,000। दूसरा कोई आंसर? और कोई आंसर? चलो आया आंसर? ये क्या हो जाएगा? पहले तो 12,500, ये फुल्ली, और इसमें से 52 माइनस इंटू, तो ये आ जाएगा 54,000 और प्लस 25,000, 79,000 फुल्ली टैक्सेबल। ये सम के ना एक्चुअली में इंस्टीट्यूट को 2 आंसर्स देने चाहिए थे, 79 तो देना ही चाहिए था, एक आंसर इसका 67,000 भी देना चाहिए था। कैसे 67? माइनस 1000 इसमें करेंगे तो बराबर, बट इंस्टीट्यूट ने देखो 4 ऑप्शंस में से सिर्फ 79 ही दिया हुआ है, मतलब दो आंसर्स इसके होने चाहिए थे वैसे। सो अभी तो अपने को जब पता ही है कि व्यू नंबर 2 ही इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है, तो स्टिक टू दैट व्यू, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट परक्विजिट की तरफ। अब नेक्स्ट जो परक्विजिट है ना, वो है इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल रेट लोन। बोलो क्या है परक्विजिट? इंटरेस्ट फ्री या फिर कंसेशनल रेट लोन। अब एक मिनट, मैं एम्प्लॉयर है, आप एम्प्लॉई है। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को, मैंने आप लोगों को समझो 10 लाख रुपए का लोन दिया है। कितने का लोन दिया है बोलो? अब तुम समझो 10 लाख रुपए का मैंने अगर आपको लोन दिया, तो लोन आपके लिए इनकम नहीं है, लोन आपके लिए परक्विजिट नहीं है। अब मैं आपको लोन दे रहा हूं और मैं आपको क्या बोल रहा हूं पता है? कि मैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा। तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अगर मैं आपको 10 लाख का लोन दे रहा हूं तो कहने से वही 10 लाख का लोन कल उठ के आप लोगों को मुझे वापस भी तो करना ही है, तो वो 10 लाख का लोन आपको मुझे वापस करना पड़ेगा। सो लोन आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। लोन के ऊपर जो मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा हूं ना, दैट इज अ बेनिफिट। या समझो मैंने आप लोगों को लोन दी और मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज भी कर रहा हूं, लेकिन मार्केट के कंपैरिजन में मैं आपसे कम चार्ज कर रहा हूं इंटरेस्ट, तो वो भी आपके लिए क्या हो चुका फ्रेंड्स? कहने से एक टाइप का बेनिफिट हो चुका। सो यहां पे परक्विजिट में अपने को सीखना क्या है? अपने को सीखना है हाउ टू कैलकुलेट परक्विजिट फॉर इंटरेस्ट। व्हाट इज परक्विजिट वैल्यू फॉर इंटरेस्ट? अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहां पे सीखना है। क्या सीखना है अपने को? इंटरेस्ट कैलकुलेशन। चलो अब समझना। अब अगर आप लोगों ने बोलो क्या ली है?
लोन ली है और अगर आपने लोन ली है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, बोलो किस पर्पस के लिए लोन ली है, तो फिर आपका परक्विजिट वैल्यू जो है वो हो जाएगा निल, हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। सो अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के पास से समझो 20 लाख की लोन ली, क्यों, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एग्जेम्प्ट। अगर आपने लोन किसी अदर पर्पस के लिए ली है, अदर पर्पस के लिए ली है, अगर आप लोगों ने लोन अदर पर्पस में भी, अगर लोन का अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू 20,000, बोलो कितना है लोन का अमाउंट, मतलब समझो आपको एक घर लेना था या गाड़ी लेनी थी या XYZ रीजन के वजह से आपने मुझसे लोन ली और वो लोन का अमाउंट ही 20,000 या उससे कम है, इट्स अ स्मॉल लोन, वापस से परक्विजिट वैल्यू इज निल, हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। बट अगर समझो कि लोन अमाउंट इज मोर देन 20K, लोन अमाउंट कितना है बोलो, 20K से ज्यादा लोन है, समझो आपको एक घर खरीदना था एंड आपने मुझसे लोन ली और वो लोन 20,000 से ज्यादा की है, या आपको समझो गाड़ी खरीदनी थी, आपने मुझसे लोन ली 20,000 के ज्यादा की, अब हम आपको परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट करके इसको क्या कर देंगे, टैक्सेबल, क्या कर देंगे इसको, टैक्सेबल। अब अपने को यहां पे कैलकुलेट करना क्या है, तो अपने को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, बोलो क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट के लिए अपने को चाहिए टोटल 3 चीजें, एक प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज लोन अमाउंट, दूसरा अपने को चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड तीसरा अपने को चाहिए ड्यूरेशन दैट इज अ टाइम, 3 चीजें अपने को चाहिए। अब यहां पे पहला ही पॉइंट आता है रेट क्या लेना है, समझो मैंने आप लोगों को 20 लाख की लोन दी और मैं आपको बोल रहा हूं मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा, इट्स अ बेनिफिट फॉर यू। क्वेश्चन क्या आ रहा है, कितना बेनिफिट, बोलो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, मार्केट में जो रेट चल रहा है वो बराबर ना, अगर यही लोन आप मार्केट में से लेते हैं तो उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, वो आपका परक्विजिट हो चुका। लेकिन अब समझो इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, सुनते जाना, कितने की लोन ली है तुम लोगों ने मुझसे, अब सेम लोन अगर तुम HDFC बैंक से लो ना तो वो लोग चार्ज कर रहे हैं 10% इंटरेस्ट, सेम लोन अगर तुम एक्सिस बैंक से लो तो वो लोग चार्ज कर रहे हैं 9.8% इंटरेस्ट, सेम लोन तुम ICICI बैंक से लो तो वो लोग चार्ज कर रहे हैं 10.2% इंटरेस्ट। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स, और उसके अलावा भी समझो तुमने अगर ये लोन फ्रेंड से ली, वो चार्ज कर रहा है 20% इंटरेस्ट आपसे, रिलेटिव से ली तो वो चार्ज कर रहा है 25% इंटरेस्ट। तो अब क्वेश्चन क्या आ रहा है यहां पे, मार्केट रेट में हम कौन सा मार्केट रेट समझे, आज 1000 लोग हैं जो लोन देंगे तो 1000 का रेट अलग अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन हो ही सकता है, किसको मार्केट रेट समझने का, तो प्रोविजन में बोला गया है कि आप SBI के रेट को मार्केट रेट समझो, किसके रेट को बोलो, मतलब तुम ऐसा समझो कि अगर तुम सेम लोन SBI से लेते तो वो लोग कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और दूसरा पॉइंट उन्होंने रेट में क्या रखा है, ध्यान से सुनना, कि समझो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉय नंबर 1 अप्रैल मंथ में मेरे पास आया और मेरे से 20 लाख का लोन लिया, एम्प्लॉय नंबर 2 ये मई मंथ में आया और 20 लाख का लोन लेके गया, एम्प्लॉय नंबर 3 ये जून में आया और 20 लाख का लोन, सबने लोन सेम लिया और सबका पर्पस समझो ना 1 मिनट के लिए घर खरीदना ही है, एग्जांपल। अब तुम मुझे बताओ SBI का रेट जब एम्प्लॉय 1 लोन लेने आया, एम्प्लॉय 2 लोन लेने आया और एम्प्लॉय 3 लोन लेने आया, सेम होगा कि वेरी हो सकता है, 100% पॉसिबल है, 100% कहने से वो वेरी हो सकता है। तो अब एक प्रोविजन क्या बनाया गया है कि आपको SBI का रेट जो लेना है ना, रेट वो लेना है एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर,
मतलब क्या कि आप लोन कोई भी दिन पे लो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। एसबीआई का रेट हम कौन से दिन का लेंगे? जो ईयर के फर्स्ट डे पे होगा वो। इससे क्या होगा पता है? इससे सबके बुक्स में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, सबका परक्विजिट वैल्यू जो कैलकुलेट होगा कि नहीं से वो सेम मैनर में कैलकुलेट होगा। तो रेट में हमें कौन सा रेट लेना है? हम किसको मार्केट रेट समझते हैं बोलो? एसबीआई के रेट को हम मार्केट रेट समझते हैं। और कौन से दिन का रेट लेना है अपने को? 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर। अच्छा, एसबीआई रेट इज अ मार्केट रेट एंड फर्स्ट डे का हम रेट क्यों ले रहे हैं? ताकि टैक्सेशन में सबको यूनिफॉर्मिटी आ जाए। अब आ रहा है ड्यूरेशन। तो ये वाले परक्विजिट में आपको है ना कैलकुलेशन मंथली करना है। मंथली मतलब क्या? 1 मंथ का परक्विजिट निकालना है आपको। आपने जब से लोन ली उसके बाद से जो जो मंथ में आउटस्टैंडिंग लोन है, आपको हर मंथ का परक्विजिट निकालना है इधर, हर मंथ का। एंड आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? बहुत सिंपल, मंथ एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस। बोलो क्या होगा? मंथ एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मंथ के एंड में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ना, वो आप लोगों को ले लेना है। मंथ के एंड में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आप लोगों को ले लेना है। सो इट इज मंथ एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब मैं आपको 3 एग्जांपल्स दूंगा यहां पे, 3 बराबर से समझना। एग्जाम्पल नंबर 1, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को लोन दिया 10 लाख रुपए का। ये लोन दिया है ऑन 28 दिसंबर 2024। एसबीआई का जो रेट है, रेट 1 अप्रैल 24 को 10% था, 28 दिसंबर 24 को वो 12% है। एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है। अब आपको कैसे इसको प्रेजेंट करना है? पहले तो जब से आपने लोन लिया उसके बाद कौन कौन से मंथ एंड हो रहे हैं, एंड। तो मैं बोल सकता हूं दिसंबर मंथ एंड होगा, जैन, फेब एंड मार्च। अब आप क्या करो, हर एक मंथ जब एंड हो रहा है ना, एंड, तो उसके लास्ट डे पे आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखो कितना है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ इज, कैन आई से, 10 लाख रुपीस। मंथ का लास्ट डे पे जो लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग है ना, वो देखो। अब तुमने 10 लाख निकाल लिया और इस पे तुम जो भी एसबीआई का रेट है ना वो लगा देना फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ। आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है बोलो? प्रिंसिपल अमाउंट मंथ एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस, दैट इज योर पी। आर क्या है? आर एसबीआई का रेट, एंड ये क्या है? ड्यूरेशन, हमेशा 1 मंथ। जो भी तुम्हें अमाउंट मिलेगा दैट इज योर परक्विजिट वैल्यू। अब तुम्हें ना थोड़ा सा इधर दिमाग चलाना है। अगर तुम देखोगे ना तो ये वाले केस में ना एम्प्लॉई का नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ? दिसंबर मंथ में कहने से उसने लोन यूज की है ओनली फॉर 4 डेज। दिसंबर के 4 डेज, फिर जैन, फेब एंड मार्च पूरा यूज किया है। सो एम्प्लॉई ने ये लोन यूज की है फॉर 3 months एंड 4 days, जबकि उसका परक्विजिट वैल्यू देखो हमने कैलकुलेट किया है फॉर 4 months।
मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, इधर 4 दिन के लिए ही उसने लोन लिया था, हम वो 4 दिन 4 दिन देख ही नहीं रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं 4 months डायरेक्टली। तुम्हें समझ में आ रहा हो तो पार्ट ऑफ द मंथ इज कैन आई से कंसिडर्ड एज फुल मंथ ईयर। सो ये वाले केस में एम्प्लॉय का नुकसान है। एसबीआई का रेट हमें कौन से दिन का लेना है 1 अप्रैल। ये तो आपको जो दिया है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सो 1 अप्रैल का आपको रेट लेना है जो भी एसबीआई का एप्लीकेबल होगा। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 2, तुम्हें समझा एम्प्लॉय का नुकसान है इधर। एग्जाम्पल नंबर 2, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को लोन दिया, डेट देखो 1 दिसंबर को लोन दिया है 10 लाख का। वापस से एसबीआई का जो रेट है ऑन 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर इज 10, 1 दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इज 12। एम्प्लॉई जो है ना एम्प्लॉई, उसने एम्प्लॉयर को बोला है कि मैं तुझे 1 लाख रुपीज रीपे करूंगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मैं तुझे 1 लाख क्या करूंगा रीपे। अब तुम देखोगे कौन कौन से मंथ एंड होने वाले हैं, तो वापस से दिसंबर के लास्ट डे पे, दिसंबर के लास्ट डे पे हाउ मच लोन इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग लोन कितना है 9 lakhs। यहां पे और यहां पे बस जो भी तुम्हारा लास्ट डे पे आउटस्टैंडिंग है लगा दो उस पे एसबीआई का रेट, लगा दो उस पे एसबीआई का रेट फॉर 1 month। अब तुम अगर समझ पा रहे हो तो इन दिस एग्जाम्पल देर इज बेनिफिट टू एम्प्लॉय। कैसे बेनिफिट हुआ, एम्प्लॉई जो है उसने दिसंबर मंथ में यूज 10 लाख किया है पूरे महीने, और देखो तुम परक्विजिट वैल्यू देखो कितने पे कैलकुलेट हुआ है 9 lakhs। जैन मंथ में उसने यूज 9 lakhs किया है, जबकि उसका परक्विजिट वैल्यू देखो कैलकुलेट हुआ है ऑन 8 lakhs। सो कहीं पे एम्प्लॉई का फायदा होगा तो कहीं पे एम्प्लॉई का नुकसान होगा, वो आपको देखना नहीं है। आपको क्या करना है, लास्ट डे पे जाना है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना है, एसबीआई का रेट लगाना है फॉर 1 मंथ, खत्म, दिमाग नहीं चलाने का इसमें। सो कहीं पे यहाँ पे एम्प्लॉय का नुकसान था, यहाँ पे एम्प्लॉय का फायदा है। लास्ट थर्ड एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को लोन दिया है 10 लाख का 1 दिसंबर 24 को। एम्प्लॉई को क्या बोला है कि हम तुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3%। मतलब अब लोन इंटरेस्ट फ्री नहीं है, इंटरेस्ट है लेकिन 3% ही रखी है। प्लस एम्प्लॉय ने बोला है कि मैं तुझे हर महीने 1 लाख पर मंथ क्या करूंगा रीपेमेंट। कब होगा, एट द एंड ऑफ मंथ। एसबीआई का जो रेट है कब, 1 अप्रैल 24 को वो है 10%, 1 दिसंबर 24 को 12%। चलो बोलो कौन कौन से मंथ एंड होने वाले हैं। हर एक मंथ के लास्ट डे पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताओ। 8 lakhs। अब इस पे अपने को एसबीआई का रेट लगाना है फॉर 1 मंथ। अब तुम थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, इधर देखो मैं रेट लिख रहा हूं 7%,
क्यों 7? अरे 10% तो बेनिफिट है एम्प्लॉय का, बट उससे हम 3% तो वापस ले रहे हैं, तो कहना इसे इधर आ जाएगा 7। मतलब तुम्हें समझ रहा है, ये 3% और कुछ नहीं है, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय जब हम माइनस करते हैं ना, वो इधर माइनस कर दिया। क्लियर? ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हुए? सो ये आपका कौन सा परक्विजिट कंप्लीट हुआ? इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट लोन। चलो अब पहले आप ये परक्विजिट लिख लेंगे और फिर तीनों एग्जाम्पल्स। चलो बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पॉइंट अपने को डिस्कस करना है वो है लीव ट्रैवल कंसेशन। ध्यान देना, क्या है कॉन्सेप्ट? लीव ट्रैवल कंसेशन, LTC करके कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इधर समझो कि आप आपके फैमिली के साथ कहीं पे घूमने जा रहे हो। तो अगर आप घूमने जा रहे हो ना, तो आप लोगों को जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, क्या होगा बोलो? ट्रैवलिंग का जो भी खर्चा होगा, आप पहले सारा ट्रैवलिंग का खर्चा कर दो। उसके सारे बिल्स आप लेके जाओ किसके पास? एम्प्लॉयर के पास, और एम्प्लॉयर आपको उतना ही अमाउंट क्या करेगा? रीइंबर्स। तो अगर आपको LTC रिसीव हुआ है तो पहले उसको इनर कॉलम में लिखना, और ये LTC में से हम आपको क्या दे देंगे बोलो? एग्जम्पशन देंगे अंडर सेक्शन 10(5), और जो बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। सो हम आपको LTC के अंदर क्या देने वाले हैं? एग्जम्पशन। सो ये आपका सेक्शन नंबर है 10(5), लीव ट्रैवल कंसेशन। अब ये जो एग्जम्पशन है, पहला ही पॉइंट कि दिस एग्जम्पशन इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAC। इट इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAC। 115 BAC में अलाउड नहीं। सो लीव ट्रैवल कंसेशन, उसमें से आप एग्जम्पशन माइनस करना, जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा। अब पहले तो एग्जम्पशन को लेके फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका जो ट्रैवल है ना, ट्रैवल वो कहाँ होना चाहिए? इन इंडिया, तो ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अभी मैं आपको कितना एग्जम्पशन मिलेगा वो नहीं बता रहा हूं, कुछ पॉइंट से पहले वो डिस्कस कर रहा हूं। ट्रैवल कहां पे होना चाहिए बोलो? इंडिया में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, यहां पे ना 4 इयर्स के ब्लॉक बनाए गए, ब्लॉक 4-4 साल का ब्लॉक बनाया गया है, एंड 4 साल के ब्लॉक में हम तुम्हें एग्जम्पशन 2 बार ही देंगे। मतलब तुम 4 साल में घूमने 10 बार जाओ, एग्जम्पशन 2 बार मिलेगा, और 8 बार जो एम्प्लॉयर ने आपको रीइंबर्स किया होगा ना अमाउंट, वो हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। सो आपको 4-4 साल के ब्लॉक्स में कितना एग्जम्पशन मिलेगा? अभी जो ब्लॉक चल रहा है ना, वो है 22, 23, 24 एंड 25। अच्छा, ये जो ब्लॉक्स है वो कैलेंडर ईयर्स के ब्लॉक हैं। मतलब कैलेंडर ईयर 22, 23, 24 एंड 25। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? 1/1/22 से लेके 31 दिसंबर 25, ये 4 साल के ब्लॉक में कितने एग्जम्पशंस आप ले सकते हो? 2 एग्जम्पशंस मैक्सिमम, 2 एग्जम्पशन आप ले सकते हो। ये बोलो समझा?
बट अब इसके अंदर है ना एक कॉन्सेप्ट है क्या, कि अभी तुम्हारा ये वाला ब्लॉक चल रहा है, इसका जो प्रीवियस ब्लॉक था दैट इज 21, 20, 19 एंड 18, ये प्रीवियस ब्लॉक के अंदर अगर किसी पर्सन ने एग्जम्पशन लिया ही नहीं है या फिर एक ही बार एग्जम्पशन लिया है, एग्जम्पशन या तो लिया ही नहीं है या तो एक ही बार एग्जम्पशन लिया है, दोनों सिचुएशन में आप एक एग्जम्पशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब यहां पे टोटल एग्जम्पशंस कितने हो जाएंगे? 3। एक मिनट, लास्ट ब्लॉक में आप गए ही नहीं घूमने के लिए तो भी एक कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड अगर तुम एक बार गए तो भी एक ही कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड में 2 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टोटल एग्जम्पशन कितने मिलेंगे आपको? 3, जिसमें से एक एग्जम्पशन आपको फर्स्ट कैलेंडर ईयर में ही लेना पड़ेगा, कंपलसरी। यहां पे कंपलसरी आप लोगों को लेना पड़ेगा फर्स्ट एग्जम्पशन, तो ही आप बैलेंस 3 साल में और 2 एग्जम्पशंस ले सकते हो। गया भेजे में आपके, और 3 साल में कितने ले सकते हो? 2। सो आपको कंपलसरी पहला एग्जम्पशन फर्स्ट कैलेंडर ईयर में लेना है, तो बाकी के 3 साल में 2। बट उसके लिए प्रीवियस ब्लॉक में या तो आप घूमने गए ही नहीं हो या तो घूमने गए हो लेकिन एक बार गए हो। सो पहला तो ट्रैवल कहां होना चाहिए बोलो? सेकंड, कितने साल के ब्लॉक्स है? 4 ईयर्स के। अच्छा एक मिनट, आप ट्रैवल करने गए हो तो आपका जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा है, पहले खर्चा आप कर लो, फिर आप बिल लेके आओ। बिल किससे, बिल किसको दो? और वो आपको क्या करेगा? रीइंबर्स करेगा। अब आ रहा है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पे फैमिली में कौन कौन कवर्ड है। मतलब क्या, आप घूमने अकेले तो जाओगे नहीं, किसके साथ जाओगे? फैमिली के साथ। तो फैमिली में किस किस को आप लेके जाओगे तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो जो लोग फैमिली के डेफिनेशन में कवर्ड है वो लोगों का ही एग्जम्पशन मिलेगा, जो लोग फैमिली के डेफिनेशन में कवर्ड उनका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अब इधर फैमिली का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले तो पता है मैंने आपको मेडिकल परक्विजिट करवाया था कल, उसमें फैमिली का डेफिनेशन क्या था? पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉई, and spouse and children dependent or not. Parents, brother, dependent on employee, spouse and children dependent or not dependent. बराबर? डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट। अब सेम डेफिनेशन है जो वहां पे थी, एक 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 चेंज है, ध्यान से सुनना। बच्चे हैं ना, जो बच्चे, उसके ऊपर इन्होंने लिमिट डाल दी है। यहां पे किसके ऊपर लिमिट डाली है? कि अगर बच्चे बॉर्न हुए हैं बिफोर 1/10/1998, बच्चे बॉर्न कब हुए हैं? 1998 के पहले, तो फिर जितने भी बच्चे बॉर्न हुए रहेंगे ना, सबका बेनिफिट मिलेगा, कोई लिमिट नहीं है। मतलब समझो कि एम्प्लॉय के बच्चे अगर 1/10/98 के पहले 4 बॉर्न हो चुके हैं, चारों का एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर बच्चे बॉर्न हुए हैं ऑन और आफ्टर विच डेट? 1998, तो फिर मैक्सिमम 2 बच्चों का ही एग्जम्पशन मिलेगा।
तो अगर अगर अभी इसमें और एक पॉइंट है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनते जाना। पहले तो 11098 समझो कि छोटा कलेश 1, 2 एंड 3 पहले बॉर्न हो चुके थे, 3 बच्चे कलेश के, और छोटा कलेश 4, 5 और 6 बॉर्न हुआ। तो टोटल बच्चे कितने हैं? अब मुझे बताओ एग्जम्पशन कितनों का मिलेगा? 5 का एग्जम्पशन मिलेगा। कितने का एग्जम्पशन मिलेगा? 11098 के पहले एम्प्लॉय के जितने भी बच्चे बॉर्न हुए उन सबका एग्जम्पशन मिलेगा, और 11098 या उसके बाद मैक्सिमम 2 बच्चे। तो इधर 5 के 5 का एग्जम्पशन मिलेगा। अच्छा, अब इसके अंदर और एक पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। जब तुम ये 2 बच्चों का काउंटिंग कर रहे हो, ये 2 बच्चों का, समझो कि इसमें क्या हुआ कि 11098 के बाद पहले एक बच्चा बॉर्न हुआ, सो देयर वॉज अ सिंगल बर्थ, और 11098 के बाद सुनना बराबर से 110 जब आपका सेकेंड अटेम्प्ट था तो उसमें आपका मल्टीपल बर्थ हुआ है। क्या हुआ है? मल्टीपल बर्थ। अंडरस्टैंड? 11098 के बाद आपका सेकेंड अटेम्प्ट, ऐसे आपका कोई भी अटेम्प्ट हो सकता है, 7th 8th अटेम्प्ट भी हो सकता है। 11098 के बाद अगर सेकेंड अटेम्प्ट में मल्टीपल बर्थ हुआ है, पहले एक बच्चा बॉर्न हुआ फिर मल्टीपल बर्थ हुआ, तो जितने भी मल्टीपल बर्थ में बॉर्न हुए ना, सबका एग्जम्पशन मिलेगा, सबका एग्जम्पशन मिलेगा। अब इसका मतलब एग्जाम्पल देखो, अभी छोटा कलेश 1, 2, 3 पहले बॉर्न हो गए, छोटा कलेश 4 बॉर्न हुआ, और छोटा कलेश 5, 6 और 7 साथ में बॉर्न हो गए। तो अब मुझे बताओ एग्जम्पशन कितने बच्चों का मिलेगा? यहां पे पूरे 7 बच्चों का, सबका एग्जम्पशन मिलेगा। अगर समझो CK1, CK2 एंड CK3 पहले बॉर्न हो गए, फिर CK4 और CK5 बॉर्न हुए, और फिर CK6, 7 और 8 बॉर्न हुए, तो अब एग्जम्पशन कितने लोगों का यहां पे मिलेगा? नहीं, यहां पे हो जाएंगे 5। तुम समझो पहले ही अगर मल्टीपल बर्थ हो गए ना, खत्म, फिर आपको मैक्सिमम 2 का ही मिलेगा। मल्टीपल बर्थ कब होना चाहिए? सेकेंड अटेम्प्ट में होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ओए, सो वो चीज ध्यान में रखना। क्लियर हो रहा है आपको? अब तुम्हारे साइड से एक गलती क्या होती है, यहां पे एम्प्लॉई कलेश के बच्चे कितने हैं? 8। एग्जम्पशन कितने का मिलेगा? 5। अब है ना, तुम्हारे साइड से गलती ये होती है, तुम क्वेश्चन बराबर से पढ़ते नहीं हो। तुम क्या करते हो पता है? बच्चे 5 हैं जिसका एग्जम्पशन मिलना चाहिए, तो आपको ऐसा लगता है कि एम्प्लॉय गुमा ने भी 5 लोगों को ही लेके गया होगा। तुम समझो एम्प्लॉय घूमने के लिए सब बच्चों को लेके जाएगा रे, उसमें से एग्जम्पशन कितने बच्चों का मिलेगा? 5 का। बैठा दिमाग में? हाँ या ना? अब ये जो मैंने आपको डेफिनेशन करवाई, एग्जाम में लीव ट्रैवल कंसेशन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन बहुत इजी था, कितना मिला और कितना माइनस करना है, वो अभी अपन पढ़ रहे हैं, तो वो बताऊंगा मैं आपको कितना है, वो बहुत इजी था। बट वो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने टारगेट कौन से एरिया को किया था? डेफिनेशन ऑफ फैमिली। आज तक जितनी भी बार लीव ट्रैवल कंसेशन पे क्वेश्चन आया है ना, उनका टारगेट इज अ डेफिनेशन ऑफ फैमिली ओनली। ये जो ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, ये ब्लॉक का कॉन्सेप्ट उन्होंने आज तक कभी भी क्वेश्चन में पूछा नहीं है। इनफैक्ट मॉड्यूल में ये कॉन्सेप्ट गलत दिया हुआ है। ब्लॉक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो गलत तरीके से इंटरप्रेट किया हुआ है। बट ठीक है, मैं वो लाइंस पे जाना नहीं चाहता हूं, मैंने तो जो एक्ट में लिखा है वही आपको बताया है।
सो ये फैमिली का मीनिंग है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला पार्ट है, क्योंकि वो लोग यही एरिया को टारगेट करते रहते हैं। कितने बच्चों का एग्जामिशन मिलेगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ यहां तक आप लोगों को? सो 11098 के पहले जितने भी बच्चे बॉर्न हुए कहने से उन सबका एग्जामिशन मिलेगा, और 11098 के बाद मैक्सिमम 2 बच्चे, और उसमें भी पहले अगर एक सिंगल बर्थ हुआ है और फिर मल्टीपल बर्थ हुआ, तो मल्टीपल बर्थ में जितने भी बॉर्न हुए सबका एग्जामिशन मिलेगा। अब आ रहा है लास्ट में कि कितना एग्जामिशन मिलेगा। एग्जामिशन कितना है अंडर सेक्शन 10(5), वो अपने को पढ़ना है। अब प्रैक्टिकली तो पहले समझ लो कि आपको घूमने जाना है पहले, फिर खर्चा होगा, बिल लेके आओगे आप, एम्प्लॉयर को दोगे और एम्प्लॉयर क्या करेगा, रीइंबर्स। आपके जितने भी ट्रैवलिंग के खर्चे उसकी बात कर रहे हैं अपन। अब आपको क्या चेक करना है कि क्या आपने जर्नी एयर से परफॉर्म की है, पहले तो आप वो चेक करो ना। फॉर एग्जाम्पल आप यहां से कश्मीर घूमने के लिए गए हो। अब आप यहां से कश्मीर गए घूमने के लिए, आप एम्प्लॉय और आपके फैमिली के अंदर जो भी लोग डेफिनेशन के अंदर फॉल हो रहे हैं, सब मिला के 10 लोग आप घूमने गए हो। कितने लोग घूमने गए हो? एम्प्लॉय प्लस 9 फैमिली मेंबर्स, और 9 के 9 फैमिली मेंबर्स डेफिनेशन में फॉल हो रहे हैं। अरे तो ही तो एग्जामिशन सबका मिलेगा। 9 फैमिली मेंबर्स है जिसका आप लोग घूमने जा रहे हो, और आप हो गए 10। यहां से आप कश्मीर जा रहे हो घूमने। अब कश्मीर में यहां से आप जा रहे हो बाय फ्लाइट। अब फ्लाइट में आप सबको पता होगा कि एक बिजनेस क्लास होता है, तो आपने क्या किया है, टिकट बिजनेस क्लास की बुक करवाई है। अब आप जा रहे हो और आ रहे हो, पर पर्सन टिकट का कॉस्ट समझो 50,000 है बिजनेस क्लास का। अच्छा, एक और गलती, बंदा जाएगा तो आएगा भी। सो आप लोग मल्टीप्लाई बाय 2 भी याद रखना कि वो जा रहा है तो फिर वापस भी आना चाहिए। सो अभी आने जाने का 50,000 का खर्चा हुआ। टोटल कितने लोग गए थे? पी के आई है क्या? टोटल 10 लोग गए थे, तो कहना इसे टोटल 5 लाख का खर्चा हुआ। ये बराबर 5 लाख का खर्चा हुआ। एम्प्लॉय घूम के आया और वही 5 लाख का टिकट उसने एम्प्लॉयर को दिया। एम्प्लॉयर ने उसको 5 लाख रुपया रीइंबर्स किया। तो आप क्या लिखोगे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है बोलो, 5 लाख। इधर इनर कॉलम में अब एग्जाम्शन। अब अगर तुम एयर से ट्रैवल कर रहे हो तो हाउ मच एग्जाम्शन यू विल गेट, बहुत इजी। जितना भी आपका एक्चुअल एक्सपेंस हुआ था, या फिर इकोनॉमी क्लास फेयर, बोलो इकोनॉमी विच एवर इज लोअर। अच्छा, थोड़ा और दिमाग चलाओ। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो है ना, उससे ज्यादा आपका एग्जाम्शन हो भी नहीं सकता, बट तुम्हें समझ में आना चाहिए प्रैक्टिकली इफ आई टॉक, एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इज सेम ओनली, क्योंकि आपका जितना खर्चा हुआ होगा उतना ही एम्प्लॉयर आपको रिइंबर्स करेगा। बट मैक्सिमम एग्जाम्शन हाउ मच यू विल गेट, इकोनॉमी क्लास फेयर। अब समझो यहां से कश्मीर जाने का और आने का पर पर्सन, अगर आप इकोनॉमी क्लास में जाते तो खर्चा आता समझो एग्जाम्पल 30,000, आने जाने दोनों का। कश्मीर आने जाने का पर पर्सन कितना आता, 30। तो फिर क्या हो जाएगा, 30 इंटू 10 कितना हो गया, 3 लाख। तो 3 लाख आपका इधर आ गया। एक्चुअल एक्सपेंस 5 लाख, विच एवर इज लोअर, 3 लाख इज एग्जैक्ट, 3 लाख इज एग्जैक्ट। सो एग्जाम्शन कितना हो जाएगा बोलो, इधर 3 लाख, बैलेंस कितना बचा, 2 लाख टैक्सेबल। अरे क्लियर हुआ? अगर तुमने जर्नी कैसे परफॉर्म की है, रेल से परफॉर्म की है, तो रेल में इन्होंने क्या किया है, रेल में इन्होंने बोला है कि एक्चुअल एक्सपेंस और फर्स्ट क्लास एसी फेयर ले लेना, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज, मतलब तुम देखोगे तो रेल के केस में इन्होंने सबसे बेस्ट क्लास जो है ना उसका ही एग्जाम्शन दे दिया है। मतलब आप अभी फर्स्ट क्लास एसी में जाओगे, क्या नहीं से एंटायर अमाउंट इज एग्जाम्प्ट,
अरे भाई समझ में आ रहा है ना। पर अगर तुम फ्लाइट में देखोगे तो इन्होंने जो सबसे लोवेस्ट एग्जम्पशन दिया हुआ है। सो गवर्नमेंट प्रमोट क्या कर रही है, क्यों? उनके ही रेवेन्यू होगा ना वहां पे तो। अरे पैसा किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा रेवेन्यू, जो रेल के ट्रैवल करोगे तो। अब अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो बाय अदर मोड, अदर, लेकिन लेकिन प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय रेल। रेल से आपकी दो प्लेसेस क्या है, कनेक्टेड है। समझो यहां से ही कश्मीर की बात करें तो आप रोडवेज से भी जा सकते हो, बट यहां से कश्मीर रेल से भी कनेक्टेड है। अब अगर कनेक्टेड है, आपको क्या करना है, जो प्रोविजन इधर अप्लाई किया ना, सेम एक्चुअल एक्सपेंस और फर्स्ट क्लास एसी फेयर। बस फर्क क्या होगा पता है, इधर तुम्हारा एक्चुअल एक्सपेंस रेल का ही होगा, इधर तुम्हारा एक्चुअल एक्सपेंस अदर मोड का होगा। बट मैक्सिमम एग्जम्पशन देखो क्या है, फर्स्ट क्लास एसी फेयर। तो इन दोनों को तुम्हें ना क्लब भी कर सकते हो, पढ़ना हो ना जब तुम्हें, क्या प्लेसेस कनेक्टेड बाय रेल, खत्म। अभी चाहे तुम रेल से ट्रैवल करो या अदर मोड से ट्रैवल करो, क्या नहीं से उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, क्या कि समझो सर दो प्लेसेस है विच आर नॉट कनेक्टेड बाय रेल, रेल से कनेक्टेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो अब आप चेक करो कि क्या वहां पे कोई रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि कोई रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। समझो आप जा रहे हो प्लेस ए से लेके प्लेस बी तक। अब ये दोनों प्लेसेस रेल से कनेक्टेड, बोलो रेल से कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों प्लेसेस रेल से कनेक्टेड नहीं है। तो अब आप क्या चेक करो कि क्या वहां पे कोई रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्लेस पे जा रहे हो जहां पे दो प्लेसेस वाटरवेज से कनेक्टेड है, तो समझो कि वहां पे कोई बोट या शिप का सर्विस चल रहा है कि नहीं। अगर समझो आप दो प्लेसेस पे जा रहे हो जो रोड से कनेक्टेड है, तो उधर देखो क्या कोई बस का सर्विस चल रहा है कि नहीं। अगर चल रहा है तो आप कोई भी मोड से जाओ, उसके खर्चे लिखो, एंड वो जो रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, उसका फर्स्ट क्लास डीलक्स फेयर ले लेना। शॉर्ट में बोलूं तो सबसे बेस्ट जो क्लास होगा वो उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट अगर प्लेसेस आर नॉट कनेक्टेड बाय रेल प्लस रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नॉट इनटू एग्जिस्टेंस, तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको लेना है एक्चुअल एक्सपेंस, सुनते जाना, और फर्स्ट क्लास एसी फेयर ऑफ रेल। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन, सर कैसे पॉसिबल है? आपने ऊपर हेडिंग दिया है प्लेसेस आर, तो इधर रेल का कैसे अपन चेक करेंगे? सुनो, प्लेस ए से लेके प्लेस बी तक रेल का कनेक्शन नहीं है, इसीलिए आप चेक करोगे रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो भी नहीं है। अब आप क्या करो, ये दो प्लेस के बीच में डिस्टेंस देखो कितना है। समझो डिस्टेंस इज 500 किलोमीटर्स। अब आप और दो प्लेसेस देखो सी एंड डी, ये दोनों रेल से कनेक्टेड है और इनके बीच में डिस्टेंस 500 किलोमीटर्स है। तो वहां पे जो रेल की फेयर होगी ना, वो आप लोगों को लेनी है। मतलब आपको रेल की फेयर लेनी है ऑफ सिमिलर डिस्टेंस। सुना सबने? सो इस तरह से आपको एग्जाम्शन अप्लाई करना है। आपको एग्जाम में मैक्सिमम रेल पूछ सकते हैं। अभी तक तो एयर पे ही क्वेश्चंस आए हैं, एयर आ सकता है, रेल आ सकता है, अदर मोड पॉसिबल है। ये लेवल पे नहीं जाएंगे, इतना तो नहीं पूछेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? सो ये कौन सा सेक्शन था? 10(5) लीव ट्रैवल कंसेशन। चलो लिखेंगे अभी।
चलो ये हो गया सम। चलो पहले तो क्या हो जाएगा, बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल कहाँ लिखोगे आप लोग, आउटर कॉलम। डियरनेस अलाउंस कहाँ लिखोगे, आउटर कॉलम। क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, क्या अज्यूम कर रहा हूँ, नॉट इन टर्म्स। बोनस कहाँ लिखोगे, आउटर कॉलम। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 16% ऑफ बेसिक सैलरी, ये इनर कॉलम में लिखो और इसमें से माइनस करो 12% ऑफ सैलरी एग्जम्पशन, और बैलेंस जो भी बचा वो कहाँ जाएगा, आउटर कॉलम। प्रोफेशनल टैक्स पेड 2500 ऑफ विच 2000 वॉज पेड बाय एम्प्लॉयर, सो 2000 वापस से कहना से टैक्सेबल हो जाएगा और 2500 लेस हो जाएगा ग्रॉस सैलरी में से। लैपटॉप के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, फर्स्ट को दिया है ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस के लिए। आरएनएम एक्सपेंसेस 45 है जो एम्प्लॉयर ने पे किया है, ड्राइवर नहीं है, तो ये तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हुआ, पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल हुआ, तो यहाँ पे टैक्स कैसे आएगा, 2005, ये बराबर। और लास्ट लीव ट्रैवल कंसेशन पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका आ जाएगा 50,000। वो तो बोला ना मैंने पहले ही, प्रोफेशनल टैक्स। फाइनल आंसर 967,500 बराबर। चलो अब ये वाला सम आप सॉल्व करेंगे और ये सम आप सॉल्व करेंगे अंडर ऑप्शनल स्कीम। क्वेश्चन नंबर 21 है, पेज नंबर 4.19। 4.19 चलो स्टार्ट। बेसिक सैलरी क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंस भी, इसका क्या होगा, हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ मतलब ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। 10,000 जो गिफ्ट वाउचर मिला है वो फुल्ली टैक्सेबल। ईसॉप मिला है तो ईसॉप 700 माइनस 450 इंटू 800 वो टैक्सेबल हो जाएगा। 6th पॉइंट बराबर से समझो। 6th पॉइंट के अंदर है ना आपके दो परक्विजिट्स हैं। पहला क्या है, यूज ऑफ फर्नीचर। आपने पहले तो पूरे साल फर्नीचर यूज किया है, सो 1,10,000 इंटू 10%। 1,10,000 इंटू 10%, ये आपको लेना पड़ेगा, जो आ जाएगा 11,000। दिस इज यूज ऑफ फर्नीचर। ये फर्नीचर यूज किया इसीलिए टैक्स आ रहा है, प्लस फर्नीचर सेल भी हुआ है ना यहाँ पे, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है फर्नीचर की, 1,10,000। डेप्रीसिएशन माइनस करोगे कितने ईयर्स का, 4 ईयर्स का, 44,000। समझ में आ रहा है ना। 66,000 बचा और एम्प्लॉय से हमने कुछ रिकवर नहीं किया तो 66,000 पे टैक्स है। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस 10,000 टैक्सेबल। हाउसिंग लोन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उसके पहले लैपटॉप का एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब इसमें आपको पूरा एक टेबल बनाना पड़ेगा, हर मंथ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालो कितना आ रहा है, क्योंकि आपने रीपेमेंट स्टार्ट कर दी है जून मंथ से, बराबर। तो आपका टेबल देखो ऐसा दिखना चाहिए और आपका अमाउंट 49,291 जितना आएगा। आ रहा है यहाँ 291, 292, वो ठीक है, राउंडिंग ऑफ के वजह से 1-2 रुपया इधर उधर।
बट ये समझा आपको? ये 15 लाख एंड 14,50,000, फिर 1450, 1450, 14, 14, 14। एक क्लियर हो रहा है? तो ये आपका फाइनल आंसर देखो, 1472,291। कुछ डाउट हो तो पूछो इसमें। आ रहे आंसर्स, आ रहे आप लोगों के? पेज नंबर 4.43 पे क्वेश्चन नंबर 5, 4.43 क्वेश्चन नंबर 5। चलो करें डिस्कस। ओके, हो गया, सॉल्व किया। चलो यहाँ पे ध्यान दो। अभी आपका बेसिक सैलरी कितना आएगा? 25,000 इंटू 9। क्यों 9? रिटायरमेंट ले रहा है। एंड 6,000 अलाउंस मिल रहा है HRA, जो कहाँ लिखोगे? आउटर कॉलम। क्यों? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, रेंट वेंट का कोई मतलब नहीं है। फिर उसको क्या मिल रहा है? ग्रेचुइटी 3,50,000, कहाँ लिखोगे आप? इनर कॉलम। ही वॉज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, ही हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी अदर ग्रेचुइटी। तो ठीक है, अभी कितनी लिमिट्स आ जाएगी इधर? 3, 15 डिवाइड बाय इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम 20 lakhs। कितना आ रहा है एग्जाम? पूरा 3,50,000 आ रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपके अकाउंट में 15 दिन की लीव्स पड़ी हुई है हर साल के लिए, और एम्प्लॉयर आपको कितनी दे रहा था? 30। मतलब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी कैन आई से योर बैलेंस लीव इज 15 ओनली। तो 15 कितने साल काम किया है? 25 कितना हो गया? 375 डिवाइड बाय, तो आपका बैलेंस लीव हो जाएगा 12.5 आ रहा है ना? 12.5 इंटू एवरेज सैलरी 10 months इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 months, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम 25 lakhs। कितना आ रहा है लोअर? 2,50,000 ना। पेंशन उसको मिला 5,000, और फिर उसने क्या किया? कम्यूट करवा लिया 60% ऑफ हिज पेंशन। तो इसका मतलब अभी भी उसको 40% कहने से अनकम्यूटेड मिलता रहेगा। तो आपको अनकम्यूटेड 5,000 मिलेगा फॉर 1 month एंड 5,000 इंटू 40% इंटू 2, ये मिलेगा फॉर 2 months। कितना आ रहा है टोटल? ये टैक्सेबल हो गया। एंड 3 लाख आपको क्या मिला है? कम्यूटेड पेंशन, ग्रेचुइटी मिला है, तो एग्जम्पशन इज 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। टोटल कम्यूटेड वैल्यू इज 4,50,000, सॉरी 5 lakhs। 60% पेंशन इज 3 lakh, तो 100% इज हाउ मच? 5 lakhs। 5 lakhs का 1/3 इज एग्जाम। और ये गिफ्ट रिटायरमेंट पे 5,000 का ये गिफ्ट वाउचर मिला, वो एग्जाम। और ये कलीग्स ने मोबाइल दिया, वो नॉट टैक्सेबल। पता है, अपने से एक सम किया था, कलीग्स ने टीवी दिया था। मैंने आपको वहां पे भी बोला था कोई भी हेड में टैक्स नहीं लगेगा, सैलरी भी नहीं और दूसरे कोई हेड में भी नहीं लगेगा। सो ये आपका
सम कंप्लीट हुआ, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 4,03,333। बैठा, दिमाग में बैठा ही है। चलो अब ये एक सम करोगे आप लोग। 2 मिनट इधर सुनो पहले। ये सम में ना आपको एक अलाउंस दिया है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस। अब इसमें ना आप देखो 3,000 लिखा है, लेकिन क्या डिटेल नहीं दी है आपको कि रिसर्च के ऊपर एक्सपेंस कितना हुआ, वो डिटेल ही नहीं है। अब एक्सपेंस की जब डिटेल ही, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, एक्सपेंस जीरो, और जीरो मतलब ये क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। तो ये एक चीज ध्यान में रखना, आपको डाउट बस यही पॉइंट में आता है। पहले क्वेश्चन शांति से पढ़ो, आप लोगों को इसमें डिफॉल्ट और ऑप्शनल दोनों स्कीम के हिसाब से सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट। $4.33। चलो आगे आंसर। इन्होंने सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट मैनर में दिया है, बट ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका फाइनल आंसर चेक करो, वो टैली होना चाहिए। ऑप्शनल स्कीम में 17,59,988 एंड डिफॉल्ट स्कीम में 17,37,628। आपने वो फॉर्मेट में किया होगा, मैंने आपको पहले एक बार सिखाया है, पता है, 2 कॉलम ऑप्शनल एंड 2 कॉलम डिफॉल्ट, दैट इज फाइन, यू कैन इग्नोर दिस पार्ट। बस फाइनल आंसर आपका ये टैली होना चाहिए। तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं? कुछ डाउट हो तो पूछो इसमें। कुछ भी डाउट? क्योंकि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का एग्जाम्शन नहीं मिलता है अंडर डिफॉल्ट स्कीम, 2400 का एग्जाम्शन नहीं मिलता। आप ये फॉर्मेट पे जावी मत, आप लोग को जो सीखा है वो करोगे ना तो आपके लिए इजी होगा। इधर उन्होंने क्या किया, जो ऑप्शनल और डिफॉल्ट के डिफरेंसेस है ना, उसका इफेक्ट दिया है, ऐड एंड लेस किया है। आप वो जो मैंने सिखाया है वैसे ही करो, 2 मिनट ज़्यादा जाएगा बट आंसर राइट आएगा। सर जी फ़ोन रख देंगे आप? बच्चे को पिक करना है स्कूल से। चलो क्वेश्चन नंबर 17 इसके ऊपर वाला ही, इसमें आप कैलकुलेशन करना है एज पर ऑप्शनल स्कीम ओनली।
ऑप्शनल स्कीम लिख देना ही पॉइंट, ऑप्शनल स्कीम। चलो स्टार्ट। अरे हर महीने 2000 का इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है वो सम में, एक ही बार 2000 का इंक्रीमेंट मिल रहा है। एम्प्लॉयर इतना पैसे वाला थोड़ी है, हर महीने तुझे 2000 का इंक्रीमेंट। आ गया आंसर, आ गया। चेक करो फाइनल आंसर आ रहा ही है, आया ना। चलो और एक सम करेंगे आप लोग, ये वाला ऑप्शनल स्कीम में करना। ये भी एग्जाम में स्कीम दिया होगा, ये तो कुछ सम्स में नहीं था, यहाँ पे ऑप्शनल स्कीम में करना ये सम। 16th कल अपन सैलरी चैप्टर ख़त्म कर देंगे, कल हो जाएगा, थोड़ा सा ही बाकी है, एक दो प्रोविजंस ही है बस। चलो आ गया आंसर, आ गया। फाइनल आंसर देखो, 14,68,972। क्लियर? सुनो अभी, क्वेश्चन नंबर 12 क्लास वर्क का एंड क्वेश्चन नंबर 13 क्लास वर्क का, ये दोनों आप लोगों को करना है। कुछ डाउट रहेगा तो कल पूछ लेना, और जो सम अपना पेंडिंग है वो भी कल डिस्कस कर लेते हैं। ये दो सम करके आना कल, 12 एंड 13। चलो बाय बाय फ्रेंड्स।